हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन अंक की मंथली असेसमेंट है। दोस्तों माह दिसंबर का है, सत्र 2021-22 का है। पूर्णांक पूरे 60 रहेंगे दोस्तों इसमें। और विषय है दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। तो दोस्तों बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी में कौन कौन से सवाल हैं। थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ दोस्तों। अब आगे देखते हैं। गद्यांश दिया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 2 के उत्तर दे देना है दोस्तों। तो यहाँ पे गद्यांश जो है मैं पढ़ता हूँ फटाफट। कुम्हार ने माटी से अपना रिश्ता कभी अहंकार वाला बनाया ही नहीं। उसका रिश्ता तो इसके साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रहा है। बिना उस प्रेम और लगाव के माटी की मूर्तें संभव ही कहाँ होती हैं। कुम्हार की माटे ने इस देश के एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिर हैं और बांकुड़ा के घोड़े या फिर दुर्गा काली की प्रतिमाएं बहुत बड़े आकार में कुम्हार शिल्पियों ने अद्भुत चीज़ें माटी से बनाई हैं। माटी में बर्तन, मूर्तियां और सजात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती रहती हैं, माटी के खिलौनों की भी एक बड़ी दुनिया रही और है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कुम्हार ने माटी के साथ कैसा रिश्ता बनाया है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है अहंकार वाला, दूसरा लोभ वाला, तीसरा अलगाव वाला और चौथा प्रेम और लगाव वाला। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, प्रेम और लगाव वाला। अगला सवाल है सजात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई अव्यय जो होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है वह उपसर्ग कहलाता है और जो बाद में जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सज्जात्मक है ना। तो सज्जात्मक अंत में क्या जुड़ा हुआ है, तो अंत में इसको हम लिख सकते हैं सज्जा जोड़ आत्मक। सज्जा जोड़ आत्मक, ठीक है, हो गया सज्जात्मक। तो आत्मक यहाँ पे कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। किन्हीं दो शब्दों के मतलब इसमें से कोई भी दो ठोका लिखना है। फूल, निद्रा, प्रकाश, संसार, पुत्र। तो इसमें से दो शब्द किसी का भी हम लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका जवाब। दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उत्तर जो है मेरा 3 का, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है तो किन्हीं दो शब्दों का लिखना है। यहाँ पे हम सारे शब्दों का लिख दिया हूँ, आप चाहे तो इसमें से दो शब्द का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे फूल है तो फूल का होगा पुष्प और कुसुम। निद्रा का होगा नींद, शयन। प्रकाश का होगा उजाला, रोशनी। संसार का होगा दुनिया, विश्व। और दोस्तों थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं पुत्र का होगा सूत और पूत। तो इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कुम्हारों की नई पीढ़ियां कुम्हारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती, ये सवाल है। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए, ठीक है, कुम्हारों की नई पीढ़ियां कुम्हारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। ठीक है, अब इसका सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जवाब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जवाब होगा आधुनिक ज़माने में माटी की चीज़ों का प्रचलन के बावजूद हमारे कुम्हार की हालत बेहतर नहीं हो पाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आधुनिक ज़माने में माटी की चीज़ों का प्रचलन बढ़ा है कुछ, लेकिन फिर भी हमारे कुम्हार की हालत बेहतर नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि कुम्हारों की जो नई पीढ़ियाँ हैं वो कुम्हारी के पेशे को नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि उसे विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करना है। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा उसमें एक बीज, वह खो न गया मिट्टी न बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज उस छोटे उर में छुपे हुए हैं, डाल पात और स्कंदमूल, गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहुरंग फल और फूल। तो दोस्तों इसका लिखना है, अर्थ लिखना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जवाब होगा, देखते हैं प्रश्न 5 का जवाब। प्रस्तुत पंक्ति पद्यांश कविता के बीज से उद्धृत हैं, जिसके कवि सुमित्रानंद पंत हैं।
इन पंक्तियों में कवि ने बीज और उसके अंतर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर कोदों और सरसों के समान छोटा से छोटा बीज भी न तो मिट्टी बन पा जाता है और न ही खो जाता है। उस छोटे से बीज के हृदय में डाली, तना, जड़ और पत्ते छिपे हुए होते हैं। उस बीज में ही विविध प्रकार के रूप रंग वाले फल और, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ, और फूल होते हैं। साथ ही होता है हरियाली का संपूर्ण संसार। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लें और फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो आगे देखते हैं इंग्लिश का। दोस्तों इंग्लिश का देख रहे हैं, रीड द गिवन लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे जो इसका पैसेज है उसको पहले पढ़ते हैं। तो नेल्सन मंडेला वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन ट्रांस्की, साउथ अफ्रीका। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 12। क्या लिखा हुआ है? ही वाज 12। ठीक है। He then lived with the local resident who sent him to a school. He was the first member of his family to go to a school. He was expelled from Fort Hare University in 1941 because he led a group of students on political strike. In 1944, he started the African National Congress Youth League, and in 1950 he became its national president. क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच ईयर डिड मंडेलास फादर डाई। मंडेला का फादर कब डाई किए थे, यानी कि कब मर गए थे? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हीज फादर डाइड व्हेन ही वाज 12, यानी कि जब वह 12 साल का था तो उसके पापा मर गए थे। तो उसका जन्म कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो 12 साल जोड़ देते हैं, 1930 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज नेल्सन मंडेला इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ANCYL। कब हुआ था वो? 1950 में। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, नेशनल कांग्रेस यूथ लेवल 1950 ही बिकेम इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। 1950 आंसर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दोस्तों, जैसा कि दूसरा नंबर देख पा रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। अब इसमें से इसका लिखा है कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या था, कि देख पा रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जवाब हम देखते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आंसर, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल इज टू एक्सटेंड योर हैंड सो दैट लाइफ कैन बी सेव्ड। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, लिखा है, When can ये change truly come according to the poem We are the world। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि आंसर देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए दोस्तों, मैं बड़ा कर चुका हूँ इसे, है ना। अब देखिए आंसर क्या है, when you are down and you can see no hope at all, we should stand together as one so that no one can realize that there is no way to come out of distress। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, तो स्क्रीनशॉट खींच लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट्स में है। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ आई ब्लैंक्स है द जॉब, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव का बोल रहा है यहाँ पे। दूसरा है माय फादर ब्लैंक्स है द वेजिटेबल्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म ऑफ बाय का लिखा हुआ, टेंस पर आधारित है ये। और तीसरा है द गेस्ट ब्लैंक्स है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है अराइव का। और चौथा है स्पीच, उसके बाद खाली जगह है, फिर यहाँ पे बाय आवर चीफ गेस्ट है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का, यानी कि डिलीवर का। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर में होगा हैड लेफ्ट, क्योंकि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट बोला गया था। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला था। बी नंबर में वहाँ होगा हैज बीन बाइंग, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट था हैज अराइव्ड, और चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट था हैज डिलीवर्ड होगा दोस्तों। आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, गणित से है। यहाँ पे गणित से देख पा रहे हैं,
प्रश्न संख्या पहला में है, दी गई आकृति में एम और एन समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा है, और इस आकृति के आधार पर कौन सा विकल्प से आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा समांतर लाइन यहाँ पे ये है ना, और ये जो 1 है ये 2 और 3 को काट रहा है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, ए कौन एंगल ए, यानी कि कौन ए बराबर कौन 6 यहाँ पे दिया हुआ है, कौन ए के बराबर कौन 6। और आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो आगे ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, और इसमें है एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1, और यहाँ पे है डी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। तो फिगर के अनुसार यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन एंगल से 7 इक्वल टू एंगल 1 होगा। कैसे होगा, आइए हम फिगर पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ एंगल 7, ये मेरा एंगल 7 है, एंगल 1 मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एकांतर बाह्य कोण है ये, ठीक है, युग्म है, एकांतर बाह्य कोण का युग्म है, क्योंकि यहाँ पे 7 है जो मेरा राइट साइड में है और 1 मेरा लेफ्ट में है, और ये जस्ट इस जो 3 लाइन है इसका ऊपर है, और ये मेरा 2 लाइन का नीचे है। तो दोस्तों एक ऊपर है तो दूसरा मेरा नीचे है, और एक यहाँ पे राइट है, दूसरा मेरा लेफ्ट है। तो इसी को एकांतर बाह्य कोण कहेंगे, क्योंकि ये बाहर में है, और एकांतर अंतः कोण होता है जो अंदर में होता है। जैसे कि आपका देख पा रहे हैं 6 है यहाँ पे, तो 6 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये जुग्म हो जाएगा एकांतर। एन रेखाएं पी और क्यू आपस में समांतर हैं, कौन एक्स का मान क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा पी क्यू है, एम एन है, और यहाँ पे मेरा कितना है 85 है। तो यहाँ पे एक्स का मान पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 85 है, लेकिन अगर इस कोण को हम नापेंगे तो मेरा 180 में 85 घटा देंगे, जो मेरा 95 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। और ये 95 जो है मेरा ये कोण बन जाएगा, और इसका ये संगत कोण है, इसका मतलब एक्स का मान भी 95 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर में कह रहा है, त्रिभुज ए बी बराबर बी सी है, बी बराबर 100 डिग्री है, तो सी का मान ज्ञात करें। यानी आपका यहाँ पे सी का मान कितना होगा इसको पूछ रहा है। तो इसको हम बना के आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी है, और यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे सी का मान पूछ रहा है। तो चूंकि ए बी सी में किसी भी त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर दो साइड बराबर होता है ए बी और बराबर यहाँ पे बी सी है, तो ए बी का सामने ये जो सी एंगल है और बी सी के सामने मेरा ए एंगल आपस में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी और ए आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोण को जोड़ने से 180 होता है, आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ए बराबर सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए की जगह सी बैठा दिए, और ये तो सी का सी है, ये है ना। तो प्लस 100 यहाँ पे लिखेंगे बी का मान, चूँकि आपका बी का मान 100 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180 लिख देंगे। तो यहाँ पे सी और सी 2c हो जाएगा, और 180 में से 100 को ये वाला उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 80 डिग्री, ठीक है। थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ, देखिए आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो 80 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे, तो दो जो ये वाला दो जो यहाँ पे भाग लगेगा, यानी कि आपका आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो कौन सी का वैल्यू 40 हो जाएगा, है ना। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 नंबर में क्या कहता है, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, आकृति में दिए गए माप के आधार पर एफ ई जी का माप ज्ञात करना है। यहाँ पे जैसा कि फिगर पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे ये वाला पूछ रहा है, आपका ये पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 125 दिया बाहें कौन ई जी और डी। तो इसको हम बना के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आकृति जो दिया हुआ था वहाँ पे आप देख पा रहे थे यहाँ पे कि ए बी और समांतर सी डी दोनों समांतर है। तो इस तरह से आपका ए ई जी जो है वो ई जी डी के एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएगा, और ये ए एफ और एफ ई जी 125 हमारा जोड़ के होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये मेरा 45 है, और ये इसको मिला के 125 होना चाहिए, क्योंकि दो अंतः कोण यहाँ पे फिगर एक बार मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो एक बार फिगर में बनाता हूँ। आपका ये था, इस तरह का फिगर था दोस्तों, ये आपका ये था, ये फिगर था, ठीक है। और ए बी सी डी समांतर है दोस्तों, और यहाँ पे आपका इस तरह का फिगर बना हुआ था, ये इस तरह का फिगर बना हुआ था, और ये दोनों कोण जोड़ के एक कोण के बराबर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका दिया हुआ था 125 डिग्री, ठीक है, 125 डिग्री दिया हुआ था, और यहाँ पे आपका दिया था 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ था, और आपका ये पूछ रहा था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है दोनों समांतर रेखा है, और ये तिर्यक छेदी रेखा है आपका, और यहाँ पे 45 और ये जो है ये वाला, ये दोनों जोड़ के 125 होना चाहिए, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है यहाँ पे।
तो जैसा कि 45 हम यहाँ पे लिख चुके हैं और FEG यहाँ नाम तो नहीं लिखे हैं, तो FG 125 होगा। तो FEG जब निकालेंगे दोस्तों तो 125 में से 45 घटा देंगे, जो कि मेरा बचेगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे 80 डिग्री इसका सही जवाब होगा, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है और दोनों की उम्र का अंतर 60 है। सोनी और उसके दादाजी की उम्र क्या है? ये सवाल है यहाँ पे, इसको आप नोट कीजिए, हम आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं, सोनी की उम्र x वर्ष है, तो सोनी के दादा की उम्र 5x क्योंकि 5 गुना है ना। सोनी की उम्र का 5 गुना उसके दादाजी की उम्र है। और अब देखते हैं दोनों का अंतर यहाँ पे 60 दिया हुआ है। 5x में x 4x बराबर 60 बचेगा, और जब x बराबर 60/4 करेंगे तो 15 आएगा दोस्तों। तो सोनी की उम्र यहाँ पे 15 साल हो जाएगा, और चूंकि ये 5 गुना है उसका दादाजी की उम्र, तो उसका दादाजी की उम्र हो जाएगा 15 गुना 5 यानी कि 75 वर्ष हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, पहला विज्ञान से है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला और नीला। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हरा रंग जो होता है, ये आपका हरा रंग वर्णक जो होता है, इसके द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है? पहला लाइकन, दूसरा कीटभक्षी पौधे, तीसरा अमरबेल, चौथा फलीदार पौधे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है विषम पोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है, वो होगा कीटभक्षी पौधे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाती है? प्रश्न संख्या 3 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जवाब हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जवाब होगा दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है विज्ञान में, भारत के तटवर्ती इलाके जैसे विशेष करके उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा में चक्रवाती तूफान आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, पौधों की रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? आप जानते हैं कि पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मगर यहाँ पे रंग बिरंगी पत्तियां होने के बावजूद भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे हो जाती है, आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब मैं बता रहा हूँ। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की जो पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, और परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे वर्ण जो होते हैं, हरे रंग जो होते हैं उसको ढक लेते हैं, और तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है इसमें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, समझाएं कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? आप देखे होंगे जितने भी बैनर वगैरह बनते हैं उसमें छिद्र होते हैं, क्यों छिद्र किए जाते हैं आपको हम इस वीडियो में बताते हैं, और आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आंसर लिखा है, बैनर तथा विज्ञापन पट्टों को खुली हवा में लगाया जाता है, उन्हें हवा के दबाव को सहना पड़ता है, जो कि वे हवा के दबाव को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाते हैं, वे मुड़ जाते हैं, परंतु अगर उसमें छिद्र किए जाते हैं तो हवा के उन छिद्रों से आर पार जाती रहेगी। जब हवा आएगी तो उन छिद्रों से आर पार हो जाएगी और उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा, इस पर उन पर पड़ने वाला जो हवा का दबाव है वो कम हो जाएगा, और यह उन्हें हवा के विपरीत दिशा में बावजूद भी है का स्थिर रखता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान में दोस्तों, पहला सवाल है, बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। थोक व्यापारी कहाँ से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं? पहला है किसान या कारखानों से, दूसरा मॉल से, तीसरा ऑनलाइन शॉपिंग से, चौथा बैंक से। तो यहाँ पे आप जानते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, किसानों या कारखानों से। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना होगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर तड़ित झंझा विकसित होते रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली कौंधती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तड़ित झंझा का अर्थ क्या है? पहला गर्जन के साथ हल्की वर्षा, दूसरा गर्जन के साथ भारी वर्षा, तीसरा है भारी वर्षा और नहीं होना, सिर्फ गर्जन होना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गर्जन के साथ भारी वर्षा होना। अगला क्वेश्चन है, जादू पटिया शैली क्या है? ऑप्शन है 1 गाँव, लोक कला, लोकगीत अथवा है लोक नृत्य। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका लोक कला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
वर्तमान में लोग कीमतों का भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट का उपयोग करने के दिया जाए तो किन जगहों पर इसका उपयोग करेंगे, उदाहरण सहित आपको बताना है। आइए इसका जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जैसा था उसके अनुसार यहाँ पे हम डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग किन किन जगहों में करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहला है मॉल में करते हैं, दूसरा ऑनलाइन इन शॉपिंग, मतलब शॉपिंग जब हम करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे करते हैं, और एटीएम से पैसा निकालने में भी हम डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, पवन धाराओं के प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसके प्रमुख कारण क्या है। आइए इसके जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण की दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। 6 में कहता है झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे भाषा के आधार पर आप देख पा रहे हैं, भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुंडारी भाषा, दूसरा द्रविड़ और तीसरा इंडो आर्यन भाषा। एक एक करके इसको हम समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा को ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा माना जाता है। इस परिवार में संथाली, मुंडारी, खड़िया, करमाली, भूमिज, बिरहा, बिरज, असुर, कोरवा आदि भाषाएं शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है द्रविड़। अगला जो है दोस्तों वो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। इस भाषा में परिवार में मुख्यतः कुड़ुख, मालतो, कड़ियाड़िया और माल पहाड़ी आदि शामिल हैं दोस्तों। इसे आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 देखते हैं। इंडो आर्यन भाषा परिवार है ना, इंडो आर्यन भाषा परिवार हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, पंच परगनिया आदि इस प्रकार इस भाषा परिवार आती है। इसे सदानी भाषा भी कहते हैं। तो इसे नोट कर लें। आगे देखते हैं संस्कृत पोर्शन से देखते हैं। संस्कृत से अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत, मतलब इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसका जवाब देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। छात्रा किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति। ऑप्शन है पठनाय, क्रीडनाय, भ्रमणाय, भोजनाय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, पठनाय, यानी कि छात्रा जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। दूसरा है शिक्षाया अत्र का विभक्ति। शिक्षाया में कौन सा विभक्ति है, पहला, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, सप्तमी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चतुर्थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जाते हैं। तो इसका जवाब हम देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। गच्छति इति क्रियापदस्य किं कर्तृपदम। यहाँ पे कौन सा कर्तृपदम, कौन सा कर्तृपद ये बताना आपको है। तो इसको हम देखते हैं, है ना, गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमेशः प्रातः गृहात् विद्यालयम गच्छति, मतलब जो कर्तृपद वो रमेश है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रमेश, है ना। तो इसका जो है आपका यहाँ पे सही जवाब होगा रमेश हो जाएगा, रमेशः। ये जो है आपका यही आपका होगा रमेशः इति क्रियापद। ठीक है, कर्तृपदम ये होगा आपका इसका सही जवाब। ठीक।